जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा सुपर 30, जिसके अंदर हम मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश का कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो या मध्य प्रदेश का एसआई हो, या मैं कहूं मध्य प्रदेश पीईबी जो भी परीक्षा लेता है ग्रुप 4 या जिसके अंदर मैथ्स आता है, भाई सभी परीक्षाओं के लिए ये वाली वीडियो सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसमें हम 30 प्रकार के विभिन्न क्वेश्चंस देखेंगे जो मैथ्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम सारे कंसेप्ट को क्लियर भी करते चलेंगे। ये एक तरह का पेपर ही रहेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को सॉल्व करने से पहले आप करिएगा क्या कि आप पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखिए। और ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल मैथ्स बाय अभय गोस्वामी पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट कि एक ना एक दिन मेरी कोशिशें भी रंग लाएंगी और मुझे भी मंजिल मिल जाएगी। राह से भटकता वही है जिसके इरादों में कमी है, डरता क्यों है तू कठिन राह को देखकर, आखिर तेरे कदमों के नीचे ही तो जमी है। साथियों, इस मोटिवेशन कोट का अर्थ ये है कि आपको कभी भी डरना नहीं है। कोई भी एग्जाम आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, बस आप सच्चे मन से उसकी तैयारी करते रहिए, डेली एक सेट पेपर लगाइए, आपको एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसका बिल्कुल कंसेप्ट भी समझते जाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपए प्राप्त किए। करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है कि इसमें रेट क्या होगी। सिंपल है, देखिए साधारण ब्याज हम जानते हैं कि क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है। और यही अगर मैं मिश्रधन अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ सर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, 20,000 क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है, 12,000 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। तो देखिए हमको ब्याज कितना मिला, आप 20,400 में से क्या करिए, 12,000 को माइनस कर दीजिए। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8,400। ये 8,400 में क्या मिला है, ब्याज मिला है। सिंपल, देखिए 8,400 क्या है, ब्याज किस पर, 12,000 पर। रेट हमको ज्ञात करना है, टाइम हमको दिया है 7 वर्ष बटे 100। सिंपल, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो। देखिए 12 50 12 12 सत्ते 84 70, और ये 7 से ये गया तो ये 10, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 10%। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारी 10%। बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, हमको मिश्रधन दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल मतलब मूलधन दिया है, हमने मिश्रधन में से मूलधन को घटाया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। सिंपल, और बस हमने क्या लगा दिए, छोटा सा फॉर्मूला लगा दिए। देखिए साधारण ब्याज में हम बिल्कुल भी फॉर्मूला का यूज नहीं करते, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, इसलिए हमने इसमें फॉर्मूला का यूज कर लिया। जब हम साधारण ब्याज को बेसिक से जानेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि बिना फॉर्मूले के यूज किए भी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो जब हम इसको चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिनों में करते हैं। तो देखिए ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 5 दिनों में करता है। ठीक है, दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उनकी निकालिए कि वो टोटल वर्क कितना करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनके के लीजिए एलसीएम, तो इनके एलसीएम क्या आ जाएगा 10। तो ये क्या हो गई, कुल क्षमता मान लीजिए, टोटल क्या कुल कार्य मान लीजिए। तो ये क्या है, कुल कार्य, क्या है, कुल कार्य। अब यहां से निकालिए इनकी क्षमता, तो इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 और ये आएगा 2। तो यहाँ जो आती है वो क्या आती है, क्षमता। इनकी इनकी 1 यूनिट क्षमता आती है। अगर एक दिन का कार्य मान लीजिए 1 दिन की क्षमता, या घंटों में बात बोले तो 1 घंटे की क्षमता। तो ये क्या आई है, यहाँ पे क्षमता आई है। अब देखिए 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है, लेकिन कब, देखिए ए और बी ने, ए प्लस बी ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया। देखिए 2 दिनों तक साथ काम किया, तो देखिए ना टोटल काम कितना किया। ए 1 दिन में काम कर रहा है 1 यूनिट,
बी एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? देखिए 3 और 2 6, मतलब इन्होंने 2 दिन में मिलकर कितना काम किया? आप बोलेंगे सर 6 यूनिट। काम कितना बचा? माइनस कर दीजिए। अब काम बचा है हमारे पास कितना? 4 यूनिट। कितना काम बचा है हमारे पास? 4 यूनिट। अब देखिए उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है। भाई अब क्या हुआ? बी के स्थान पर कौन आ गया है? सी काम करने आ गया है, और अगले 3 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तब वो काम पूरा अगले 3 दिनों के अंदर काम क्या हुआ है? पूरा हुआ है। तो देखिए अब ए प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? आप बोलेंगे 3 दिन काम करेंगे, लेकिन हमको सी की क्षमता प्राप्त पता नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमको ए की क्षमता पता है। ए की क्षमता कितनी है? 1, तो 1 रख दीजिए। तो देखिए 1 दिन में सी ए कितना काम करे? 1 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलेंगे हाँ सर करेगा। हमारे पास टोटल काम कितना बचा था? 4 यूनिट। तो उसमें 4 में से 3 को माइनस कीजिए, तो कितना? 1 काम। ये बचा हुआ काम किसने किया है? आप बोलेंगे सर ये बचा हुआ काम किसने किया है? सी ने किया है। किसने किया है? सी ने। बचा हुआ काम जो एक है वो किसने किया है? सी ने। लेकिन सी ने कितना काम किया है 3 दिन में? तो सी 3 दिन में कितना काम कर रहा है? आप बोलेंगे सर 1 यूनिट। कितना काम कर रहा है सी 3 दिन में? 1 यूनिट। अब पढ़िए देखिए सवाल, सी अकेले उस काम का 40% हिस्सा कितने दिन में करेगा? हमसे पूछ रहा है कि सी जो है उसने अकेले ने 40% हिस्सा कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 10, तो 10 का क्या निकालिए? 40%। तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 का 40% हो जाएगा 4। सिंपल, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 4। तो अब इस 4 यूनिट काम को सी कितने दिन में करेगा? देखिए सी 3 दिन में कर रहा है 1 यूनिट काम। सी 3 दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट काम। तो 4 यूनिट का काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? सिंपल क्या कर दिए, 4 × 3, तो 12। तो 12 दिन में क्या करेगा सी? 40% काम करेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। भाई 12 दिन में क्या कर लेगा सी? इस काम को पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण से, अब एक समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है? एक वर्ग की तरह ही होता है। एक वर्ग है, बस क्या करिए उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। एक वर्ग को थोड़ा सा अगर हम टेढ़ा कर दें तो वो क्या कहलाता है? हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। और इसके समचतुर्भुज वर्ग में क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के अंदर इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। ठीक, अब ये बोल रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण से एक अन्य विकर्ण का 70% है। हम मान लेते हैं इसका एक विकर्ण अगर 100 है, तो दूसरा विकर्ण इसका 70% कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सिंपल। अब पढ़िए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। तथा बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके वर्ग के विकर्ण का क्या पूछ रहा है? बड़े विकर्ण का अनुपात। तो वर्ग कर दीजिए। बड़ा विकर्ण क्या है इसमें? 100, बस इसका अनुपात पूछा, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 इंटू 100, एक विकर्ण है और एक विकर्ण क्या है? 70, इसका अनुपात 100 इंटू 100। देखिए 100 से 100 गया, ये हो जाएगा 35 अनुपात 100। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 2 10, तो 7/20। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए समचतुर्भुज में कई बार क्या होता है वो उसका परिमाप पूछ लेता है। दो क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें ज्यादा, या तो विकर्ण पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, या परिमाप। अगर समचतुर्भुज के देखिए परिमाप की बात करूं तो ये होता है 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये क्या होता है? समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला। ये क्या है? ये समचतुर्भुज की भुजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको उसको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए 7 वर्ष पहले, भाई 7 वर्ष पहले ए और बी की क्या बोलते हैं आय का अनुपात क्या था? 4:5 था। तो अगर मैं इसकी वर्तमान आयु की बात करूं तो 7 जोड़ देंगे, तो भाई ए और बी की वर्तमान आयु ये क्या थी? 7 वर्ष पहले थी। ठीक है। अब 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। कब होता है? 9:10 होता है। कहाँ होता है? 8 वर्ष बाद। होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ सर। ए और बी की 7 वर्ष पहले की आयु है 4:5 और 8 वर्ष बाद की आयु है 9:8। ये क्या है? इनकी वर्तमान आयु है। अब देखिए, अब वो पूछा उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। अब एक बात बताइए, पहले देखिए अब इन दोनों में तीनों में अंतर कितना है? भाई 7 यहाँ का और 8 इतना, टोटल अंतर कितना है इन दोनों के बीच? आप बोलेंगे सर 15 का अंतर है। किसका? 15 का अंतर है। अब मुझे एक बात बताइए,
अगर आज आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है, कितना, 5 वर्ष, तो बड़ा है आपका भाई का, आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है, तो आज से 20 वर्ष बाद आपका भाई कितने वर्ष बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 वर्ष ही बड़ा होगा। भाई आपका और आपके भाई के रेशो चेंज हो सकता है, आपके और भाई की आयु का अनुपात चेंज हो सकता है, लेकिन आप में और आपके भाई में जो अंतर है वह कभी भी चेंज नहीं होगा। आज अगर वो 5 साल आपसे बड़ा है, तो आने वाले 10 साल बाद भी वो आपसे 5 साल बड़ा होगा, उसके 20 साल बाद भी वो आपसे 5 साल बड़ा होगा, तो उसके 30 साल बाद भी आपसे कितना होगा, 5 साल बड़ा होगा। बस सिंपल। देखिए तो अंतर क्या हुआ, हमेशा समान होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और 5 और 10 यहाँ भी कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो ये अंतर समान है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर समान है। अगर ये अंतर समान नहीं होता तो हम इसका अंतर क्या करते, समान करते। तो रेशो में इसका अंतर दिया है 5, लेकिन सवाल में इसका अंतर कितना दिया है, 15, तो क्या हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हुई कि नहीं हुई। अब बोला उनकी वर्तमान आयु, तो वही वाली बात मैंने बताई कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए इनकी वर्तमान आयु अगर मैं ये मान लूं, तो इसमें भी 1 का अंतर है, यहाँ भी किसका अंतर है, 1 का अंतर है। उस 1 यूनिट की वैल्यू हमको क्या दे रखी, 3 ही दे रखी है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहें तो देखिए, अगर इसकी आयु का अंतर ये, तो हम क्या मानेंगे, मान लेंगे इनकी आयु है 4x और 5x। अब ये कहा था 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, +7 कर दीजिए, कर देंगे। लेकिन वो पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, तो +8 इसमें कर दीजिए, +8 इसमें कर दीजिए, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 9/10। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ने पर, अब हम जानते हैं भिन्न क्या होती है, देख भिन्न होती है अंश बटे हर, क्या होती है, भिन्न। तो x बटे y अगर मैं लिखूं तो ये क्या, एक भिन्न है। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में, अंश क्या होता है, ऊपर वाला, इसमें 5 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, 6/5। और उसके हर में, अगर उसके हर में क्या जोड़े हम, 4 जोड़े, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। लेकिन ये एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि देखिए इसको अलग सॉल्व, इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं होता, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अप्रोच अपनाइए, क्या करिए, अब देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं यही सारी जो भिन्न है, इसी में से आंसर है कि नहीं। तो आप केवल ऑप्शन पर डायरेक्ट हिट करिए। देखिए अगर मैं बोलूं मेरा आंसर होता 8/9, होता कि नहीं। अगर वो सवाल बोल रहा है कि किसी अंश में 5 जोड़ने पर, अगर मैं 8 में 5 जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, ये 13/9। जोड़ने पर क्या हो रही है, ये भिन्न 6/5, ये हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये हमारा आंसर होगा क्या, नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगले पे आइए, 7/10 है। अब 7/10 में भिन्न में अंश में क्या जोड़ना है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 12/10। तो ये क्या होना चाहिए, 6/5। देखिए 6/5 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, आंसर हो सकता है। हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। हर हर कितना है हमारा, देखिए 7 क्या हो जाएगा, 14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। और देखिए क्या हो रहा है, 1/2 ही हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सॉरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन पे स्ट्राइक कर सकते हो। और अगर आपको इसको बेसिक से करना है तो आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता है, हम देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी कीमत है 100 रुपए, क्या है, 100 रुपए। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि, क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, के बदले 5% लाभ पर बेचे, कहां बेटे, 5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए ऐसा क्या हो रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई ये एक वस्तु है, मान चलो उसकी कोई क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपए या कुछ वैल्यू रही होगी उसकी, एक करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक्स मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो 5 रुपए से अधिक प्राप्त हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, अगर वो 5% कम में बेचता, ठीक है, और उस वस्तु को 5 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो उसे 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो ऐसा करने पर उसे कुल समय कितना तय करना पड़ा है, आप बोलेंगे सर 10%। ये 10% किसके बराबर है,
5 रुपए के बराबर। हमें क्या चाहिए, उसकी मूल्य वैल्यू चाहिए, मतलब उसका 100% चाहिए। तो केवल क्या कर दीजिए, एक जीरो का गुणा यहाँ पे, एक जीरो का गुणा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 10। तब वो 10 दूरी को तय करेगा जब वो क्या करेगा 5 लाभ प्राप्त करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी, भाई एल्कोहल है और वाटर है, ये इनका मिश्रण कितना है 15 लीटर। पानी का अनुपात 1:4 है। क्या है 1:4 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, क्या कर रहे हैं 3 लीटर पानी, लेकिन देखिए ये रेशो है तो इसको सही उसमें बदलिए। देखिए रेशो में इसकी वैल्यू क्या है 5 रेशो, लेकिन सवाल में कितना दिया है 15 के बराबर, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो देखिए एल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए 3 का गुणा 3 और इसमें भी 3 का गुणा तो 12। तो देखिए एल्कोहल है हमारे पास 3 लीटर और पानी है हमारे पास 12 लीटर। अब क्या बोल रहा है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो भाई 3 लीटर इसमें पानी और मिला दिया, तो देखिए ये कितना हो गया 15 हो गया, और एल्कोहल तो क्या रहेगा 3 ही रहेगा। लेकिन अब इनकी मात्रा कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 18, क्योंकि 3 लीटर मिला है। अब वो बोल रहा है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, हमको क्या बताना है एल्कोहल का प्रतिशत बताना है नए मिश्रण में। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत चाहिए वो ऊपर, किसमें से चाहिए वो नीचे, इंटू 100 पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 6 बार, ये 6 कम 6 कितना बचा 4 बचा 16, तो 16.66 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाली बात आ गई होगी आपको समझ में कि हमने इसको ऊपर नीचे क्यों रखा। देखिए परसेंट का सिंपल सा रूल है, जो परसेंट हमें ज्ञात करना है वो ऊपर रखिए और जिससे इसकी तुलना करना है उसको नीचे रखिए। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 हमको आंसर मिल जाएगा 16.66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक ठोस अर्धगोला का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक ठोस अर्धगोला, तो एक ठोस, भाई गोले का अगर मैं आयतन की बात करूं तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं होता। लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं अर्धगोले की, किसकी बात कर रहे हैं अर्धगोले की, तो उसको क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले के आयतन के रूप से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब मैं उसके अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है 3 पाई r²। क्या ये बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए पाई से पाई गया, r² से a² गया, तो देखिए r ये 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 का 9 और ये 2 का आ जाएगा नीचे, तो 9/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का। केवल देखिए फॉर्मूला बोला है, जब उसके संख्यात्मक मान बराबर है तो उसके फॉर्मूले भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, सिंपल बस रख दीजिए। मेंस इंग्लिश का सबसे अच्छा कंसेप्ट है, आपको अगर इसकी फॉर्मूले याद है तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बस एक कंसेप्ट लगाना, जो सा सवाल बोलता था वो करते जाइए और बस फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 3 घंटियां 18, 20 और 24 मिनट के अंतराल से बजती है। भाई 3 घंटियां हैं 1 2 3, ये क्या हो रहा है 18 20 24 मिनट के अंतराल से क्या हो रही है बज रही है, ठीक है। यदि दोपहर 12 बजे सभी घंटियां एक साथ बजती है तो उसके बाद पहली बार एक साथ कब बजेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम सिंपल इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। 18 20 और 24 इनका क्या ले लेंगे हम एलसीएम। तो देखिए 18 20 24 इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल एलसीएम लेना। भाई 2-3 तरीके होते हैं एलसीएम लेने, अभी मैं आपको उसको बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आगे आने सवालों में आपके शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाएगा 6, वैसे तो इसका एलसीएम आएगा देखिए 360 आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ 6 18 20 6 चौको 24, बस 5 से ले लीजिए। देखिए 3 4 4, बस देखिए और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए पंचों को 20, ठीक है क्या होगा थोड़ा सा गलत हाँ देखिए पंचों को 20 20 60 और 60 इंटू 6 36, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 360। ये 360 क्या है मिनट है, क्या है मिनट। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल हमें क्या दिया समय वजह उसमें दिया, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा घंटे में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा घंटे में। तो अब 360 को मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या कर देंगे 60 से भाग, बस कितना आ जाएगा 6। तो 6 घंटे बाद क्या हो जाएंगी ये सारी चीजें एक साथ बजेगी, क्या होगी एक साथ बजेगी। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। देखिए 12 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 के बाद 6 कितने बजेंगे 6 बजे। 12 और 6 18 मत कर दीजिए,
18 भी हो जाएगा, लेकिन ये रेलवे की घड़ी के अनुसार होगा। लेकिन हमसे सवाल में रेलवे की घड़ी नहीं दी है, हमसे जो नॉर्मल घड़ी उसका पूछा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अब ये वाली बात आई कि नहीं, हमने एलसीएम क्यों लिया? देखिए एलसीएम भी वो एक चीज है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है भाई। देखिए भाई कोई घंटी है, उनको पहले 12 बजे एक साथ बजा दिया हमने, कितना 12 बजे एक बार बजी, तीनों एक साथ बज गई, टन बजी। लेकिन हमको पूछा सभी घंटे अगली बार कब बजेगी। देखिए पहली घंटी बजेगी 18 में, दूसरी 20 में, तीसरी 24 में, फिर ये बजेगी 36 में, फिर ये बजेगी 40 में, ये जब बजेगी 48 में। इस तरह आप इसको बराबर करते जाएंगे। तब जब आप करके देखेंगे, जब उसको और आगे बढ़ाकर देखेंगे, तब एक ऐसी घटना आएगी जब ये 360 होगा, तो 360 इसमें से क्या होगा, कॉमन होगा, सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। इसलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब भी होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब, इसलिए हम इस सारे सवालों में एलसीएम लेते हैं। और जब हम एलसीएम के चैप्टर को करेंगे तो इन सारे सवालों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। देखिए जब भी धारा की बात करती है कोई भाई, ये कोई धारा है इस दिशा में जा रही है, और अगर कोई नाव इसी दिशा में जा रही है, तो क्या होता है, अगर धारा की देखिए स्पीड है w और बोट की स्पीड है v, जब दोनों धारा और नाव की दिशा समान हो, तब क्या हो, समान हो, मतलब एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी चाल हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, बोट प्लस वाटर स्ट्रीम हो जाती है। अब देखिए और अगर धारा की दिशा इस साइड है, मतलब वाटर, और हमारी जो नाव है, एक मिनट, ठीक है, उसकी दिशा है यहाँ पर क्या है, बोट, तो इनकी चाल में हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। स्वाभाविक सी बात, देखिए भाई पानी जा रहा है इस साइड और नाव जा रही है इस साइड, तो ताकत लगेगी कि नहीं लगेगी, भाई टकरा रहा है दोनों एक दूसरे से, ऐसे टकराएंगे क्योंकि रोकेगा एक दूसरे को जाने से। भाई नाव उसको रोक रही है, पानी मतलब जो नाव है वो पानी उसको, नाव को रोक रहा है पानी, तो देखो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बोलेंगे हाँ सर लगेगा। जब समय ज्यादा लगेगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल। देखिए और प्रतिकूल है तो क्या है, धारा की दिशा में इसकी चाल है 14 किलोमीटर, और प्रतिकूल मतलब विपरीत, क्या है इसकी 8 किलोमीटर। तो धारा की गति पूछ रहा है, मतलब हमसे पानी की गति पूछ रहा है, सिंपल पानी की, देखिए यहाँ मत काट लीजिए, इसको इस तरह कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 वाटर, 14 में से 8 गया 6, तो वाटर की गति क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, धारा की गति। बस सिंपल कंसेप्ट याद रखिए, जब धारा समान दिशा में जा रही है तो उनकी चाल जुड़ेगी, और जब विपरीत दिशा में जाती है तो चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई, हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक ये एक अकेला कंसेप्ट लगता है, इस तरह के क्वेश्चन में सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। सिंपल है, देखिए चाल कितनी है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, दूरी कितना एक, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 60 किलोमीटर आ गई, सिंपल आ जाएगी। एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति की घंटे की गति से चल रही है, तो इसी दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगी, दूरी कितनी है 60, 40 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3/2 घंटा। क्योंकि देखिए भाई चाल कितनी थी पहले वाली की 60 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी हमको पता नहीं थी, समय ले रही है 1 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गई, दूरी कितनी है हमारे पास 60, और इसी दूरी को कोई और अन्य गाड़ी 40 की स्पीड से तय कर रही है, तो 40 से भाग दे दिया हमने, हमको क्या मिल गया 3/2 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बरवली क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे बिना पेन उठाए आप इस तरह के सवालों का आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए तीन संख्याओं का योग क्या है 98, यदि पहली और दूसरी संख्या के अनुपात, देखिए तीन संख्या हमारे पास 1 2 3, पहली का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। देखिए मेरे द्वारा जो रेशो और प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व करवाया गया है, तो उसको अगर आपने देखा है तो इस तरह के सवाल में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारे क्वेश्चनों को विथ कंसेप्ट के साथ एक एक टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। कम से कम 10 से 15 लेक्चर है उस क्लास के, आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसको मैंने क्या बताया था कि इसको अपन को खाली प्लाट में रखना है, बस जो खाली प्लाट है यहाँ पे क्या है 3, यहाँ 5, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 8 तिया 24। अब इनका कुल योग कितना दिया है हमको, देखिए ये हो जाएगा 9 3 49 रेशो की वैल्यू हमको सवाल में दी है 98, तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास
2, क्या हो गई 2। अब हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या कितनी 15 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। आप चैनल पे जाइएगा, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां जाके आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। भाई हम जानते हैं दो वर्ग है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है 4 इंटू भुजा। अब हमको दिया दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए 4 बराबर कितना 40, और दूसरे क्या हो जाएगा 4 बराबर 32। तो देखिए भुजा आ गई, ए बराबर कितनी आएगी 10, और ए बराबर क्या आ गई 8 आ गई। अब आगे चलिए, इन वर्गों के क्षेत्रफल, अब जो वर्ग है उनका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 64। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, जो जो सवाल बोलते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। क्या दिया हमें, दो वर्गों का परिमाप हमने लिख लिया, इतना दिया। इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, भाई हमको परिमाप दिया तो हमको भुजा तो निकालना पड़ेगी क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमने क्षेत्रफल निकाला, क्या आ जाएगा 40, सॉरी 40 नहीं आएगा, ये 100 आएगा, तो 10 है ना, ये 100। तो क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। अब क्षेत्रफल वाला एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या पूछा सवाल में, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर, भाई जो वर्ग थे उनका क्षेत्रफल है, अब इनका अंतर निकालिए। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 100 में से 64 जाएंगे तो कितना आएगा 32। ये क्या आ गया, उनके वर्गों का अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाला। तो ये जो इनका अंतर है, ये किसी अन्य जो तीसरा वर्ग है, जो थर्ड वर्ग है, उसका क्या है क्षेत्रफल है, क्या है उसका क्षेत्रफल, सिंपल। तो एक तीसरे वर्ग का परिमाप, इसका क्या पूछा है परिमाप, हमको क्षेत्रफल पता चलेगा, भुजा निकालिए, क्या हो जाएगा 6। हुआ कि नहीं हुआ, और हमको पता है कि किसी वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a, बस सिंपल क्या करिए 4 इंटू 6 को 24। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, 24 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये वाली बात आई समझ में। देखिए क्या दिया है हमको सवाल में, दो वर्गों का परिमाप दिया है, ठीक है दिया है, परिमाप दिया तो हमने उससे भुजा निकाली, भुजा निकाली उसके बाद हमने क्या किया, उसका वर्ग वर्ग करके क्या निकला उनका क्षेत्रफल, क्योंकि हमको सवाल में दिया है। और उन दो वर्गों का क्षेत्रफलों का अंतर, जो अंतर है वो अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, इसको हमने बराबर कर दिया। और उस अन्य वर्ग मतलब जो तीसरा वाला वर्ग है उसका क्या पूछ रहा है हमसे परिमाप, हमने उसकी भुजा निकाल ली। तो परिमाप हमको पता ही है क्या होता है 4 इंटू भुजा, सॉल्व कर लिए क्या आ गया 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, देखिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक एक बेसिक, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करें, विद इन सेकंड बिना पेन उठाए भी आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से सवाल को बताऊंगा। देखिए एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, और औसत 50 प्राप्त करता है, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ बेसिक कंसेप्ट, क्या बताता हूँ बेसिक, ठीक है। अब देखिए औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग, ठीक है एक मिनट सॉरी, कुल योग बटे संख्या, मतलब जितनी भी संख्या दी है। अब देखिए औसत दिया हमको 50, और कुल योग और संख्याएं दी हमको 10, कितनी विद्यार्थी 10, तो इनकी कुल योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 50 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 500। ये क्या होगा कुल योग होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए क्या हुआ है, त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर क्या लिख दिया है 64, उसको लिखना था 46, उसने क्या लिख दिया 64, लिखा कि नहीं लिखा। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, छोटी संख्या लिखना थी लेकिन लिख दी है बड़ी संख्या, तो इससे औसत क्या होगा बढ़ेगा या कम होगा, आप बोलेंगे हाँ सर बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा मतलब उसका योग कितना बढ़ेगा, तो 64 में से 46 को क्या कर दीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 18। क्योंकि देखिए 14 में 6 गए 8 बचे, 5 में 4 गए 1, तो क्या आ गया 18। तो इस 18 के कारण क्या हो गया, ये औसत बढ़ गया, ये औसत क्या हो गया बढ़ गया। तो इस 18 को हमें इस कुल योग में से हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिए, ये जाएगा 284 482। अब ये कुल योग क्या है 482, औसत कितनी संख्याओं को निकालना है 10 का, तो 10 से क्या कर दीजिए भाग, क्या जाएगा 48.2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो था बेसिक, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है, हम देखिए मैं बताता हूँ इसको आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें पता है, देखिए औसत होता क्या है, आप समझिए औसत का कंसेप्ट समझिए क्या है। औसत एक ऐसी चीज है जो समान व्यक्तियों में बराबर बराबर क्या होता है बढ़ता है। जैसे मैं बोलूं कि जो 50 है
जो औसत है, तो वो 10 संख्याओं में क्या बढ़ा, 50-50 क्या होता है, बराबर। औसत का मतलब क्या होता है, सभी व्यक्तियों में समान रूप से बंटना, समान मात्रा के रूप में बंटना, वही क्या कहलाता है, हमारा औसत कहलाता है। तो सिंपल देखिए, अब जो 64 संख्या थी और जो 46 है, हमें लिखना था 46, आई कितनी 64, तो कहीं ना कहीं ये क्या 18। अब जो 18 के कारण ये औसत क्या हुआ, बड़ा हुआ है, तो ये सब में 18-18 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बोलेंगे हाँ सर बढ़ेगा, लेकिन हमको इसको क्या करना है, कम करना है। और वो संख्या कितनी थी, 10, तो देखिए 18 को मैं क्या करी, 10 से भाग, क्या जाएगा 1.8। तो ये इसी के कारण तो इस औसत में क्या है, परिवर्तन आया है। सिंपल इसमें से क्या कर दी, 50 में से इसको माइनस कर दीजिए 1.8। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 48.2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाली बात आई कि नहीं, यही समझ भाई। औसत क्या है, सभी व्यक्तियों में समान समान बंटना, समान मात्रा में, तो वही तो है भाई। जो बढ़ने का अंतर आ रहा है केवल इसी कारण तो आ रहा है कि हमने 18 ज्यादा लिखी है, इस 18 को कम कर दीजिए। अब इस 18 को कम करने के लिए औसत कम करिए कितना, तो प्रत्येक 10 में से 1.8 कम हो जाएगा, तो हमको वो क्या मिल जाएगा, उसको नया औसत मिल जाएगा। तो हमने 50 में से माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा 48.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। भाई कोई तार था हमारे पास इस तरह, उसको क्या कर दिया, एक वर्ग के रूप में क्या कर दिया, मोड़ दिया गया, जिसका क्षेत्रफल 121 है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, एक स्क्वायर। ये कितना दिया हमको, 121। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की क्या बोल रहा है, त्रिज्या। अब देखिए अर्धवृत्त होता क्या है भाई, कोई वृत्त है, उसका परिमाप होता है 2πr, होता है कि नहीं होता। और जब मैं अगर अर्धवृत्त की बात करूं तो उसका परिमाप क्या होता है, πr, होता है कि नहीं होता। 2 से भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उस अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछा, तो एक बात बताइए, जो हमारे पास वर्ग था उसका जो परिमाप है, उसका जो परिमाप मतलब इस तार से जो वर्ग बनाए, उसी तार से तो ये वाला अर्धवृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलेंगे हाँ सर बनेगा। तो उन दोनों का परिमाप बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर होगा। तो बस केवल उन दोनों का परिमाप बराबर कर दीजिए। परिमाप बराबर करने के लिए इसकी भुजा निकालिए, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ गया। और परिमाप क्या होता है, 4 है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 11 बराबर 44। तो इस वर्ग का क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 44। इस वर्ग का परिमाप इस वृत्त के परिमाप के बराबर, परिमाप बोले तो उसकी परिधि की, सॉरी हाँ, परिमाप के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 44, 22/7 इंटू आर बराबर 44। देखिए क्या 2 बार, आर बराबर क्या आ गया हमारा 14। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारा 14। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक चौकोर भूखंड का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाई, तो सिंपल हम दे देंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 32। अब देखिए मैंने आंसर इसका कैसे दे दिया, वो बात कर रहा है एक चौकोर, भाई एक चौकोर भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया है 1024। और अभी हमने जाना है किसी चौकोर, अगर भाई 4 भुजाएं जिसकी बराबर है वो चौकोर भूखंड है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या दिया 1024। और जो 1024 क्या होता है 32 का वर्ग होता है। इसकी भुजाओं पूछा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, वही थी फॉर्मूला, इसको हमेशा मन में तो याद रखिए, चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। देखिए एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। तो देखिए जब आपने रेलवे चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल या किसी रेलगाड़ी को पार करती है, तो वह रेलगाड़ी उसकी खुद की लंबाई और उसके अलावा उस प्लेटफॉर्म, उस पुल, उस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है कि नहीं करती। तो इन दोनों की लंबाई हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बस देखिए अब चाल कितनी दी है, 78 किलोमीटर बराबर, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है 800। हमको सुरंग की लंबाई नहीं पता, हमने मान ली x। इसको पार कितने में कर रही है, देखिए 1 मिनट में, और हमसे सवाल मीटर में पूछा है, तो 1 मिनट को हम क्या बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। क्योंकि देखिए ये मीटर है ना, ये मीटर है, और मीटर प्रति सेकंड होता तो ये क्या हो जाएगा 60। 1 मिनट को किसमें बदल दिया हमने, सेकंड में। अब इस 78 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको किसमें बदलना है, इस 78 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। और उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये वाली बात आ गई समझ में, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये जाएगा 3 बार, ये गया 10 बार, ये जाएगा देखिए 2 और 6, 26 इंटू 5 करी, देखिए 6 × 30, 0, 5 दूनी 10 और 3 13, और यहाँ पे जाएगा तो 1300, ये हो जाएगा 800 प्लस x 1300। तो x बराबर क्या जाएगा हमारा 500। तो सुरंग की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 500
मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप इन क्वेश्चनों को क्या करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखिए, तभी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखिए त्रिभुज एबीसी में भाई कोई त्रिभुज है जो हमको दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज में एंगल बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज में ऊपर मिलते हैं। भाई एंगल बी है इसका समद्विभाजक और एंगल सी का समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है, ऊपर मिलता है। यदि एंगल बी और सी कितना है 134 डिग्री, तो एंगल एक का मान ज्ञात कीजिए। एंगल एक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने पढ़ा हुआ एंगल एक का मान कैसे हम याद करते हैं, ये होता है 90। भाई एंगल एक का मान होता है 90 प्लस जब किसी त्रिभुज के दो समद्विभाजक, भाई जब किसी त्रिभुज के दो समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस पर बनने वाला कोण उसके सामने वाले कोण का आधा होता है। ठीक है, तो क्या होता है 90 प्लस आधा होता है। ठीक है, तो एंगल ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 134 डिग्री। ये जब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं ज्यामिति, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, और ये होता है जब अंदर, और अगर ये बाहर मिलते, मान के चल ये अगर बाहर मिल रहे होते, ये अगर यहाँ पर मिल रहे होते और इस वाले के एंगल को पूछता क्या हो जाता, जी हो जाता 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अगर कब मिल रहे होते, ये बाहर मिल रहे होते, ये बाहर समद्विभाजित कर रहे होते, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है अंदर समद्विभाजित कर रहे हैं। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए एंगल ए बाई 2 ये यहाँ पे जाएगा, तो देखिए 10 उधर 44 एंगल ए बराबर क्या होगा, गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये होते हैं जब अंदर समद्विभाजित करें तो 90 प्लस एंगल सामने वाले का आधा होता है उसके बराबर ये वाला एंगल, और बाहर समद्विभाजक करे तो उसके माइनस के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, भाई ए और बी है तो व्यक्ति है, वो बोला यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30%, तो अगर हम मान लेते बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। देखिए इसको रेशो में बदलिए, सिंपल है, ये परसेंट का चैप्टर। देखिए यदि ए का वेतन बी के वेतन 30%, देखिए 30% कितना अधिक है, ये अधिक कितना है 30%। अब वो बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है, आप बोलेंगे सर 30 कम है। कितना कम है 30, वही वाली देखिए जो चाहिए वो ऊपर, जो चाहिए वो ऊपर, और जिससे तुलना करना है, जिससे तुलना करना वो क्या आएगा नीचे आएगा, वो क्या आएगा नीचे आएगा। तो देखिए ए का वेतन तुलना किससे कर रहा है, ए से, बटे ए कितना है 130, बस सिंपल गुणा कर दीजिए, 0 से 0 गई, ये हो जाएगा 300 बटे 13। देखिए 13 दूनी 26 और कितना बचा 4 बचा, 13 थी 39, 23 दशमलव, तो क्या जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 23 दशमलव आ रहा है और 23 एक ही ऑप्शन में दिया है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर, भाई कोई आयताकार मेज है, इसकी सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है, और हम जानते हैं कि भाई ये एल और बी, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, ये हमको कितना दिया है 28 मीटर, तो एल प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा 14 आ गया। आगे चलिए, और इसका क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर क्या दिया हमें 48 मीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई, अब हमसे पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, हमसे क्या कर रहा है वो सवाल में पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको विकर्ण निकालने के लिए एल और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो होता है इसका बेसिक कंसेप्ट, आप इसमें अलजेब्रिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उस तरह से आप इसका एल और बी का मान निकालेंगे, तो उसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि इसको आप है ना वैल्यू रख के देखिए। अब देखिए वो कैसे करेंगे, भाई दो ऐसी संख्याएं देखिए जिनको जोड़ने पर कितना है 14 आता है, और जिनको गुणा करने पर 48 आता है। तो ऐसी एक ही मात्र संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 48 आए, तो वो होगी 6 और 8, 8 छंग 48, देखिए गुणा करने पर आ रहा है, और 8 और 6 14, जोड़ने पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो 6 और 8 क्या हो जाएंगे हमारी लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगे। तो 8 क्या हो गई हमारी लंबाई और 6 क्या हो गई हमारी चौड़ाई हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण पूछा है, और हम जानते हैं विकर्ण पूछा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा है, इसमें ट्रिपलेट लगा दीजिए। 8 6 और ट्रिपलेट किसका होता है 10 का, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ये लंबाई हमारे पास 8, ठीक है, और चौड़ाई इसकी 6 लगा दीजिए। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 36 प्लस आधार का स्क्वायर
64, ये कर्ण का स्क्वायर है, बराबर कितना आ गया हमारे पास 100, बराबर क्या आ गया 10। तो इस कर्ण की लंबाई क्या आ गई हमारे पास 10। लेकिन ट्रिपलेट आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, कुछ ट्रिपलेट है जो मैं धीरे धीरे आपको सारी क्लासों में आपको याद करा दूंगा, बहुत सिंपल रहते हैं ट्रिपलेट। और एक मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा जिसको आप 8 से 10 ट्रिपलेट उनको याद कर लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा हमारा समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार दो प्रकार के चावलों को, भाई एक दुकानदार उसके पास दो प्रकार के चावल हैं, उनको 35 रुपए प्रति किलोग्राम और 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। यदि वह इस मिश्रण को 36 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, भाई इस मिश्रण को क्या कर रहा है, वो 36 किलोग्राम में बेच रहा है, और ऐसा करने पर उसको क्या हो रहा है 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसा करने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या लगाते हैं, एलिगेशन, क्या लगाते हैं एलिगेशन। और एलिगेशन लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको केवल एक कंसेप्ट याद रखना है, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ लाभ तो यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ हानि तो यहाँ भी हानि। केवल एलिगेशन क्या होता है, एक प्रकार का एवरेज होता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्रय मूल्य आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हमको, विक्रय मूल्य दिया है 36 रुपए प्रति किलो हम बेचे, उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उससे क्या करेंगे, हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए सिंपल, 20% को हम क्या ले सकते हैं, 1/5, 5 रुपए की वस्तु को बेचने पर उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो टोटल वस्तु को बेच कितने में रहा होगा, 6 में। लेकिन 6 किसके बराबर, 36 के बराबर। एक बराबर कितने आ जाएगा, 6 की वैल्यू, हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 बराबर 6 पंजे 30। आ गया कि नहीं आया, बस यहाँ पे रख दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 5 और ये 2, तो किस अनुपात में मिलाएगा, 2:5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको देखिए ये वाला मेथड नहीं आया समझ में, सिंपल, एक्स की वस्तु को 20% लाभ में बेचने पर उसे कितने में बेच रहा है, 36 रुपए में। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 0 कितनी बार गया, 6 बार, और ये सॉरी और ये इसको काट दी 5 बार जाएगा, 6 से काटे, अरे सॉरी 6 से काट दी। देखिए 6 दूनी 12, छकना का 36, ये 5 बार, तो x बराबर क्या आ गया 30। तो भी आप इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए परसेंट को करना हमको रेशो वाले मेथड से। मैं आपको आने वाले समय में जब मैं आपको परसेंट सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि परसेंट को हम रेशो से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक संख्या का दुगना, अब वो मान लेते कोई संख्या x है, अब वो बोला एक संख्या को दुगना करके, भाई इसको दुगना कर दिया, ठीक है, उसमें 9 जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए जाते हैं। यदि परिणाम, जो भी परिणाम है उसको 3 गुना कर दे, इसको 3 गुना कर दे, तब संख्या 75 के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, कर लीजिए। देखिए 2x + 9 काट दीजिए, 2 बार 5 बार, 9 यहाँ पे जाएगा, तो देखिए 2x बराबर 25 में से 9 गया तो बचा 16, x बराबर क्या आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा आंसर। सिंपल, जो जो सवाल बोले वो करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो पाइप ए और बी, एक टंकी को, भाई दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, खाली टंकी कितने देर में पूरी भर जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए हम उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा 36, ठीक है। ये 36 क्या है, टंकी की कुल क्षमता, 36 क्या है, टंकी की कुल क्षमता है, ठीक है। इस तरह क्या आएगा 3, और ये टंकी की कुल क्षमता कितनी होगी 36 यूनिट, और उसके 1 घंटे का कार्य, ये क्या है ए और बी की क्षमता आती है, ठीक है। ये कुल क्षमता है टंकी की, ठीक है, टंकी की कुल क्षमता। बस सिंपल। अब क्या कर रहा है, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइप ए और बी, ए 1 घंटे में भर रहा है 3 यूनिट, और बी 1 घंटे में भर रहा है 2 यूनिट। जब इन दोनों को एक साथ खोल देंगे तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, आप बोलेंगे सर 5 यूनिट। कितना पानी भरेंगे, 5 यूनिट, ठीक है। अब बताइए तो खाली टंकी भरने में कितने समय में भर जाएगी, खाली टंकी कितने में भर जाएगी, 1 घंटे में भर रहा है 5 यूनिट, हमको भरना है 36 यूनिट, तो क्या कर देंगे 5 से भाग दे देंगे, 5 7 35, कितनी बार गए 7 और 7 देखिए 2 घंटे अब नहीं कर पाएंगे हम, ऑप्शन से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, कितना बचा 1/5। अब 1/5 को हमको किसमें बदलना है, मिनट में। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, क्या हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 7 घंटे 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगली होगी वाली बात समझ में, भाई देखिए ए और बी दोनों नल, एक टंकी को दोनों कितने में भर रहे हैं, 1 घंटे 5 यूनिट, टोटल टंकी कितनी 36,
36 को भरवाना है तो 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, हमें आंसर आ जाएगा 7 घंटे 12 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्त 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम वाली मेथड में क्या करते हैं हम, जब भी किसी महत्तम समावर्तक या एचसीएफ को हम उसके अनुपात में गुणा करते हैं, हम उसके अनुपातों में गुणा करते हैं, तो हमको वो क्या हो जाती है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या क्या हो जाती है, हमको प्राप्त हो जाती है। देखिए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 7 और 11 है कि नहीं। अगर मैं इसमें 28 का गुणा कर दूं और इसमें भी 28 का गुणा कर दूं तो वो हमें संख्या क्या हो जाएगी, हमको प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसको करने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट ही जोड़ दें। हम 7 + 11 को जोड़ें, क्या जाएगा हमको, सॉरी 11 है, ये क्या हो जाएगा, ये 18 हुआ कि नहीं, और डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए 28 का। देखिए 8 8 ये 64 4, हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिट डिजिट से। अब यूनिट डिजिट से देखिए इसको मैंने कैसे किया, क्योंकि देखिए ऑप्शन में एक बे में भी आंसर क्या नहीं है, 4 नहीं है यूनिट डिजिट में। तो देखिए 8 जब मैं इसका मैं आपस में गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा, 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे हाँ सर आएगा। तो एक भी ऑप्शन में 4 नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर यूनिट डिजिट से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए, देखिए आप इसमें वर्ग नहीं लगे, ये केवल परसेंट का क्वेश्चन है, ये वो भी सक्सेसिव परसेंट। आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, भाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। केवल इसमें सक्सेसिव परसेंट लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगी 17%। अब स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वर्ग की का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है तो उसका 2 बार करेंगे। देखिए -17 -17 माइनस माइनस प्लस 17 इंटू 17 बटे 100, ये हो जाएगा माइनस का 34 प्लस 289, 100 से भाग देंगे तो दशमलव, इसको घटा दीजिए। देखिए तो देखिए 34 में से घटाइए 2.89, ये हो जाएगा 0 0, ये बचा 1 1, ये बचा 2, सॉरी 1 1 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, 1 3, 31.11। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या लगेगा, सक्सेस परसेंट। अब ये 2 बार क्यों लगा रहे हैं, इसको उतनी बार लगाते हैं जैसे इसमें घन का पूछता, क्यूब का पूछता तो हम 3 बार लगाना पड़ता है, क्योंकि घन का आयतन होता है a क्यूब, लेकिन हमसे क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, सक्सेसिव केस लगाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के यहाँ से 25 क्वेश्चन। इसके बाद क्या होगा कि मैं 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया करूंगा, और ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अगली क्लास में उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। आज मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्वेश्चन होमवर्क में। आने वाले आगे समय में हम 30 क्वेश्चन लिया करेंगे टोटल, और 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिया करेंगे। आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने केवल 25 क्वेश्चन लिए और 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिए। आने जो वाली क्लास होंगी हम टोटल सुपर 30, जैसे हमारे इस बैच का नाम है, तो हम सुपर 30 में 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया करेंगे। तो आज के 5 क्वेश्चन आपके लिए देखिए मैं होमवर्क बता देता हूँ आपको, और इसको मैं डाउनलोड आप कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभय गोस्वामी, डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए आप। देखिए 1 को 26 27 ये 28 29 30, ये क्वेश्चन आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क है, इनका सॉल्यूशन अगली वाली क्लास में करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।